हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लर्निंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का रे ऑप्टिक्स, जो तुम्हारा चैप्टर है किरण प्रकाश की, उसमें का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर साल पूछा जाता है वो है तुम्हारा प्रिज्म। ठीक है, तो हम आज पढ़ाएंगे क्या प्रिज्म से रिलेटेड चीज़ें, कि प्रिज्म क्या होता है और इसका प्रूफ है तुम्हारा। ठीक है, प्रिज्म का तो सबसे पहले देखो, प्रिज्म तो तुम्हारा है ही है। प्रिज्म होता क्या है, हम लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा है। ठीक है, कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म तुम्हारा क्या होता है, ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी माध्यम होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरण जाती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन की इंसिडेंट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू एट अ प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू एट अ प्रिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा रे ऑप्टिक्स का। ठीक है, हो सकता है इससे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों को ध्यान रखना है, जो हमको प्रूव करके लाना है। वो रिजल्ट तुम्हारा ये है, n इक्वल टू साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2। वी कैन प्रूव डैट साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है। हम आई नो तुम लोग ये जानते होगे कि हाई स्कूल में ये केवल ओनली हम लोगों ने फॉर्मूला ही पढ़ा था, लेकिन इस बार हम 12th में क्या करेंगे, इसको प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रिज्म होता क्या है। जो प्रिज्म वर्ड है ये कहाँ से आया। सबसे पहले प्रिज्म जो होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा ट्रायंगुलर शेप का होता है, इस टाइप का। ठीक है, और ये 3D फिगर होता है, लेकिन जब रिफ्रैक्शन दिखाएंगे तो इसकी केवल एक ही प्रिज्म की साइड हम निकाल लेंगे, या एक ओनली प्रिज्म को लेकर के हम सॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारा होता है प्रिज्म। ये 3D डायग्राम है, मतलब इस तरफ से भी प्रिज्म दिखेगा, मतलब ट्रायंगल, इस तरफ से भी, और इसके पीछे से बैकवर्ड से भी तुम्हारा क्या नज़र आएगा, प्रिज्म ही नज़र आएगा, मतलब ट्रायंगल टाइप का। ठीक, तो सबसे पहले देखो प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म है रिफ्रैक्टिंग मीडियम कह सकते हैं। पहली बात तो हम बताएंगे कि एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है। ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच टू साइड्स आर रिफ्रैक्टिंग सरफेस बाउंडेड बाई टू सरफेसेस, एंड तुम्हारी क्या होती है, यहाँ पे एक तुम्हारी दो सरफेस होंगी और यहाँ पे एक प्रिज्म एंगल होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि प्रिज्म जो है इसका एक डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले कि ये सपोज कर लिया हमने, प्रिज्म को जब डायग्राम बनाएंगे तो पूरा प्रिज्म ये 3D डायग्राम नहीं बनाएंगे, केवल एक सरफेस को लेकर के बनाएंगे, ये प्रिज्म वाली ट्रायंगुलर शेप। तो इसको ट्रायंगुलर शेप प्रिज्म भी कहते हैं हम। ठीक है, ये जो बना है तुम्हारा, सपोज कर लिया ये ABC तुम्हारा ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो इसमें जो AB और AC हैं, ये तुम्हारी क्या होती है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या होती हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं। ठीक, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे प्रकाश की किरण का क्या होगा, अपवर्तन होगा। ठीक है, अपवर्तन हम लोगों ने पढ़ा था, रिफ्रैक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, कि जब कोई इंसिडेंट रे जो होती है वो वन मीडियम से अनादर मीडियम में ट्रेवल हो जाती है, या बाउंस बैक नहीं होती, बाउंस बैक अगर हो जाती है तो रिफ्लेक्शन होती है। ठीक, तो ये सीधे ना जा करके थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, बेंट हो जाती है। ठीक, तो इसी को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट जो भी तुम्हारी थी वो स्टार्टिंग में जिस स्पीड से आ रही थी, लेकिन सेकंड मीडियम में जाने पर उसकी स्पीड में डिफरेंस नज़र आ जाता है, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो सपोज कर लिया कि अगर कोई तुम्हारी लाइट वे है, या कह सकते हैं कोई भी स्पीड ऑफ लाइट है, तो सपोज करो ये तुम्हारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी। सपोज कर लिया ये लाइट की स्पीड है c, लेकिन अगर क्या करें हम, ये दूसरे मीडियम में चली जाए, मान लो ये N1 मीडियम है, ये N2 मीडियम है, तो अब जो ये तुम्हारी रे होगी, ठीक है, या कह सकते हैं जो स्पीड ऑफ लाइट होगी रे की, वो दूसरे मीडियम पे आने पे डिक्रीज या इंक्रीज हो जाती है, मतलब उसकी स्पीड में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। हो सकता है बेंट टूवर्ड द हो जाए, हो सकता है बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाए। तो इसका मतलब है ये है कि वो मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर तुम्हारी रेयरर से डेंसर मीडियम है, रेयरर टू डेंसर मीडियम है, ठीक है, रेयरर टू डेंसर मीडियम का मतलब क्या हुआ, निर्वात से वायु में है अगर तुम्हारा, तो इसमें होगा क्या, तब तुम्हारी जो लाइट की वेव होगी वो बेंट टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी,
बेंट टूवर्ड द नॉर्मल। ठीक है, अगर यही तुम्हारा मीडियम चेंज कर दिया जाए, डेंसर टू रेयर कर दिया जाए, तब तुम्हारी जो लाइट रे होगी तुम्हारी वो बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सबसे पहले मेन पॉइंट हमको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि अगर तुम्हारी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयरर से डेंसर जा रही है, पहला मान लो रेयरर मीडियम है, दूसरा डेंसर मीडियम है, तो रेयरर से डेंसर जाएगी तो बेंट टूवर्ड द नॉर्मल होगी। अगर इसका अपोजिट डेंसर टू रेयरर अगर है तो बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये दो पॉइंट ध्यान रखने, चूँकि ये दोनों इंसिडेंट हम देखेंगे किसमें, प्रिज्म वाले डायग्राम में, जब भी हम बनाएंगे इसका रे डायग्राम। ठीक है, तो ये तो केवल बेसिक चीज़ें हमने बताई हैं जो तुम्हारी किससे रिलेटेड थी, रिफ्रैक्शन थ्रू एट अ प्रिज्म से रिलेटेड थी, जो हमने बता दी। तो अब हम इसका डायग्राम देखेंगे, प्रूफ करके हमको लाना है n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। तो सबसे पहले इसका डायग्राम हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्राइंगुलर शेप्ड प्रिज्म ले लिया, ए बी सी सपोज कर लिया ये है। अब ये ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे सपोज कर सकते हैं कि ग्लास है या कांच का बना हुआ है ये। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, हमने बताया कि अगर केवल प्रिज्म की डेफिनेशन पूछे तो हम प्रिज्म की डेफिनेशन सीधे सीधे क्या कर सकते हैं कि प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड बाई टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कह सकते हैं, प्रिज्म एक अपारदर्शी माध्यम होता है जिसमें दो पृष्ठ जो होते हैं वो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब अपवर्तक पृष्ठ दो होते हैं। तो इसमें अपवर्तक पृष्ठ का काम कौन कौन करेगा, एक ए बी सरफेस और एक ए सी। अब बी सी वाली नहीं होगी, क्योंकि रे जो जाएगी वो रिफ्रैक्शन होगा तो एक इस वाली सरफेस से इस सरफेस पे जाएगी रे, नीचे वाले पे नहीं जा सकती। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये बाउंडेड होगी टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस से, और एटलीस्ट जो भी तुम्हारे एंगल होंगे उसको हम प्रिज्म एंगल कहेंगे। जैसे मान लो सपोज कर लिया कि ये वाला ए वाला तुम्हारा जो है वो क्या है, प्रिज्म एंगल है, और ये वाली जो है रिफ्रैक्टिंग सरफेस दो है तुम्हारी इसमें। ठीक है, तो इसमें सपोज कर लिया ए तो तुम्हारा क्या है, यहाँ पे बता दे रहे हैं, ए को कहेंगे हम क्या कि प्रिज्म एंगल है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसमें कौन कौन सी है तो हम बताएंगे ए बी जो साइड है, ए बी साइड और ए सी साइड। तो ए बी और ए सी ये दो साइड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसको क्या कहते हैं हम, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब ये हुआ कि अपवर्तक पृष्ठ है, मतलब यहाँ प्रकाश की किरण आएगी जब तो उसका अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, या अपवर्तित हो जाएंगे, या कह सकते हैं रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक, तो देखो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। अगर डायग्राम इसका तुम लोगों को समझ में आ गया, समझ लो ये प्रूफ आ गई। ठीक है, तो इसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे, तो मेन तुमको ध्यान रखना है डायग्राम। ठीक, ये हमने बताया थी, ये क्या थी तुम्हारी, दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक, तो सपोज कर लिया कि एक मोनोक्रोमेटिक रे है, क्या है, एक मोनोक्रोमेटिक रे। सपोज कर लिया पी क्यू, ये तुम्हारी एक जो है मोनोक्रोमेटिक रे, जिसको कहते हैं एक वर्णी प्रकाश किरण, या कह सकते हैं सफ़ेद किरण या वाइट लाइट। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक वाइट रे या वाइट लाइट कह सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक वाइट लाइट। ये तुम्हारी सपोज किया ये इंसिडेंट हो रही है तो इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको हम इंसिडेंट रे कह सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये तुम्हारी पी क्यू। अब ए बी सरफेस पे पहले क्या होगी, इंसिडेंट होगी। तो ए बी सरफेस पे जब ये इंसिडेंट होगी तो सबसे पहले हम दिखाएंगे क्या, हमको पता है कि अगर तुम्हारा ये तुम्हारा जो हमने बताया प्रिज्म है, अगर ये ग्लास का है तो इसका मतलब इसके अंदर का मीडियम जो होगा उसको हम ग्लास मीडियम कह सकते हैं जी, और इसके बाहर का जो मीडियम होगा उसको एयर का मीडियम कहेंगे। तो मतलब जो तुम्हारी रे जा रही है वो एयर से कहाँ जा रही है, ग्लास में। एयर का मतलब वायु से कांच में जा रही है। ठीक है, तो एयर से ग्लास में जब तुम्हारी इंसिडेंट रे जा रही है तो इसमें होगा क्या, पहले तो हम इस पॉइंट पर रिफ्रैक्शन दिखाएंगे, क्योंकि मीडियम दोनों क्या है, चेंज है। एक तुम्हारी एयर है और एक ग्लास है। तो एयर टू ग्लास को हम उससे सपोज कर सकते हैं जो अभी हमने बताया था, एयर टू ग्लास का मतलब ये हुआ कि रेयरर टू डेंसर जा रही है। एयर टू ग्लास का मतलब क्या है बेटा, अभी हमने समझाया था कि रेयरर टू डेंसर तुम्हारी इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है बेंट टूवर्ड द
नॉर्मल, बेंट टूवर्ड द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, ठीक है, बेंट टूवर्ड द नॉर्मल। और इसके अपोजिट केस है तो अभी हम बताएंगे कि इसमें क्या हो जाएगी, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल या नॉर्मल से दूर हट जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे सपोज ये पी क्यू रे जो तुम्हारी थी यहाँ पे पहुँची जब, तो इसका हुआ क्या, रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन होने के लिए सबसे पहले हम इसमें एक नॉर्मल बनाएंगे, हमेशा ध्यान रखना कि रिफ्रैक्शन जब भी हमको दिखाना होगा सबसे पहले एक हम नॉर्मल बना दिया। सपोज कर लिया ये एम एन क्या है, एक नॉर्मल है जो बनाया है हमने। नॉर्मल इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि हमको उसी के अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ती है, जो भी रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करेगी उसका रिफ्रैक्शन दिखाना होता है। तो अब हमने बताया ये रे तुम्हारी रियल पाथ तो इसका ये होना चाहिए था बेटा, अगर ये इसकी स्पीड में कोई चेंजेस ना होती तो ये रे जो है ये बिल्कुल सीधे सीधे ऐसे निकल जाती। लेकिन हमने क्या बताया, क्योंकि मीडियम जब चेंज है तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट जब चेंज हुई तो इसका मतलब ये वाली जो रे है इसका रिफ्रैक्शन जब होगा तो ये नॉर्मल तुम्हारी ये है तो इस तरफ थोड़ा क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। तो बेंट जब होगी तो ये ऐसे पहुँचेगी यहाँ पे दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC पे, और जैसे ही दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस AC पे पहुँचेगी यहाँ पर भी इस रे का क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन यहाँ पे फिर से हम दिखाएंगे। सपोज कर लिया ये PQ इंसिडेंट रे थी और इसका रिफ्रैक्शन जो हुआ वो सपोज QR हुआ, ठीक है। अब यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन होगा, अब यहाँ से फिर से रिफ्रैक्शन अगर हमको इस पे दिखाना है AC सरफेस पे, तो इस बार देखो हम क्या देखेंगे बेटा, जो ये रे तुम्हारी अंदर आ चुकी है ये इस बार अब बाहर जाएगी, ठीक है। तो बाहर अगर जा रही है तो इसका मतलब ये ग्लास से एयर में जाएगी। बताओ इस तरफ भी तो एयर मीडियम है, इस तरफ एयर, इस तरफ एयर, बीच में ग्लास है। तो रे तुम्हारी बीच में प्रिज्म में पहुंचने के बाद सीधे सीधे कहाँ जाएगी, ग्लास से एयर में। तो ग्लास से एयर में जाएगी तो ये बिल्कुल अपोजिट इंसिडेंट हो जाएगी इसकी। तो अगर ग्लास टू एयर है तो हमने भी एक केस बताया बेटा, ग्लास टू एयर का मतलब ये तुम्हारी डेंसर टू रेयरर वाला केस आ गया। ये दो केस अगर पता है तो रिफ्रैक्शन हमेशा तुम कभी कोई डाउट नहीं आएगा। तो डेंसर टू रेयरर का मतलब हमने अभी बताया था, स्टार्टिंग में भी बताया था कि इसमें क्या होगी, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो ये तुम्हारे जो बता रहे हैं ये इस साइड में ये तुम्हारे की पॉइंट है। तो अब देखो इस रे को सबसे पहले हमको पता है बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना है। सबसे पहले इस पॉइंट पे हमको क्या बनाना होगा, एक नॉर्मल। जैसे उस पे नॉर्मल बनाया था तुरंत इस पे भी हम क्या करेंगे, नॉर्मल बना लेंगे। और नॉर्मल बिल्कुल कितना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। तो ये नॉर्मल बन गया। सपोज कर लिया ये MN मान लो O, NO तुम्हारा इसमें नॉर्मल है। तो इसमें हमको क्या दिखाना है, ग्लास से एयर में जा रही है रे। तो ग्लास से एयर जा रही है तो इसका मतलब बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल से थोड़ा दूर हटते हुई रे क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे इस रे का जो रिफ्रैक्शन होगा वो नीचे की ओर होगा। क्योंकि देखो अगर नॉर्मल की ओर होती तो ये ऊपर की होती। तो नॉर्मल से दूर हटती हुई नज़र आ रही ना ये, तो बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब सपोज कर लिया ये RS तुम्हारी जो है इसको हम इमरजेंट रे कहेंगे। हमेशा ध्यान रखना जो RS है इसको क्या कहेंगे हम, जो बाहर की ओर बेंट हुई है रे, इसको हमेशा ध्यान रखना, इसको कहते हैं इमरजेंट रे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया क्या, दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे रिफ्रैक्शन की इंसिडेंट तुम्हारी कंप्लीट हो गई। अब देखो हमने क्या बताया, अगर PQ वाली रे को हम थोड़ा आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाएं इस टाइप से, ठीक है, और RS जो कि तुम्हारी क्या थी, इमरजेंट रे थी, इसको थोड़ा हम बैकवर्ड पोजीशन में लें। ये मान लो सपोज हमने बैकवर्ड पोजीशन में लिया तो ये दोनों रे तुम्हारी देखो कहाँ पे कट कर रही है बेटा, ये दोनों रे तुम्हारी जो कट कर रही है इस पॉइंट पे कट कर रही हैं। इसी को बेटा हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या कहते हैं, इसके बीच जो मतलब जो इंसिडेंट रे और जो कौन सी तुम्हारी रे, इमरजेंट रे, इनके बीच का जो एंगल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेल M से इसको डिनोट करते हैं बेटा। और इसी को डेल M को ही हम कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन, या कह सकते हैं अल्पतम विचलन कोण। तो एंगल ऑफ डेविएशन बेटा इसको कहेंगे हम, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन अगर इसमें पूछा जाए क्या है बेटा, तो हम बताएंगे कि जो इंसिडेंट रे मतलब आपतित किरण और जो RS, ठीक है, ये वाली रे तुम्हारी इमरजेंट रे, इसके बीच का जो एंगल होता है वही तुम्हारा होता है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ डेविएशन को हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक टाइप का एंगल होता है किसके बीच, इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे, ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड, ऐसे नोट कर लेंगे बेटा कि एंगल बिटवीन
इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये दोनों रे को जब हमने आगे बढ़ाया, इसको बैकवर्ड पोजीशन पे लिया, तो हमको जो यहाँ पे पॉइंट मिला है, सपोज कर लिया इसको पॉइंट मान लिया हमने डी, तो ये इमर्जेंट पॉइंट है। ठीक है, या कह सकते हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन का मिड पॉइंट है, इनके बीच का ही एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये तुम्हारा डायग्राम क्लियर है। अब देखो इसमें हम इसी डायग्राम के थ्रू ही हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें एंगल अभी हमको बनाना है। तो हमने सपोज किया था कि ए क्या है, प्रिज्म एंगल था, हमको पता है ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इसके बीच का एंगल हमेशा आई होगा। और ये तुम्हारी रे तुम्हारी नॉर्मल की ओर बेंट हुई है, इसका मतलब ये रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। ठीक है, इसमें इमर्जेंट एंगल तुम्हारा ये होगा आई डैश, और इसमें ये वाला जो तुम्हारा हुआ है रे, ये हो जाएगा आर डैश। ठीक है, तो ये तुम्हारा डायग्राम बन गया। इसमें सारे एंगल हमने दिखा दिए, मतलब इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ये इमर्जेंट रे जो तुम्हारी थी, या इमर्जेंट एंगल के थ्रू इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल है। तो यहाँ पे आई डैश और ये आर डैश। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया पूरा कंप्लीट रिफ्रैक्शन थ्रू एट अ प्रिज्म का डायग्राम। ठीक है, आई होप तुम लोगों को बहुत ही आसानी से ये डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक ABC, एक ट्रायंगुलर शेप्ड क्या लिया, प्रिज्म लिया। ठीक है, और इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, एक AB और एक क्या होती हैं, AC। तो AB और AC ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन की इंसिडेंट यहीं पे होगी। तो यहाँ पे हुआ क्या, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो कि PQ थी, जैसे ही तुम्हारी क्या होगी, प्रिज्म पे इंसिडेंट होगी, तुरंत ही यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। और रिफ्रैक्शन जब हुआ तो हमने सबसे पहले एक नॉर्मल MN बनाया। उसके बाद हमने बताया कि एयर से ग्लास में रेयर जा रही है, मतलब रेयर टू डेंसर रे तुम्हारी ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब बेंड टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। और जैसे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल होगी तो ये दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस QR पहुंचेगी किस पे, AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे। तो AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे फिर से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल NO ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। क्यों, चूँकि ये वाली जो रे है QR, इस बार ये इंसिडेंट रे का काम करेगी किसके लिए, AC रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। ठीक है, उसके बाद इसका जो रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, अगर ग्लास से रेयर में रे जा रही है ये तुम्हारी QR वाली, तो इसका मतलब बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। और इसी RS रे को हम इमर्जेंट रे कहेंगे। जब इमर्जेंट रे को बैकवर्ड पोजीशन में लिया जाता है हमने बताया, और इंसिडेंट रे को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिया जाता है, तो इनके बीच का जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ डेविएशन डेल M कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इंसिडेंट एंगल I और R ये ड्रॉ कर लिए कि ये तुम्हारे होंगे। अब यहाँ से हम प्रूफ देखेंगे बेटा। प्रूफ तुमको बहुत ही ईजिली समझ में आने वाली है। अगर तुम लोगों को डायग्राम क्लियर हो गया होगा तो प्रूफ तुम लोग ज्योमेट्रिकली प्रूफ करना है तो 2 मिनट में ईजिली सीख जाओगे। ठीक है, तो प्रूफ जब भी हम करेंगे तो सबसे पहले तुमको ज्योमेट्रिकली प्रूफ करनी पड़ेंगी 2-3 चीज़ें। उसके बाद स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ जैसे ही लगाएंगे तुरंत ही तुम्हारा n = साइन, ठीक है, a + del m / 2 अपॉन साइन a / 2 ये आ जाएगा। तो सबसे पहले बेटा देखना, अगर हमको ये ज्योमेट्रिकली प्रूफ करनी है प्रूफ, तो सबसे पहले देखो इस वाले जो अंदर की ओर तुम्हारा एक ट्रायंगल तुमको नज़र आ रहा होगा, QNR वाला नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम नोट कर लेंगे इन ट्रायंगल QNR। ठीक है, ट्रायंगल QNR ये एक ट्रायंगल है अगर, तो इसमें देखो बेटा वी नो डैट जो ट्रायंगल के आल एंगल का सम जो होता है वी नो डैट 180 होता है। मतलब कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों एंगल का सम हम लोगों को पता है कितना होता है, 180। मतलब A + B + C = 180। आई होप ये तो सबको पता ही होगा। तो इसमें वही प्रॉपर्टी लगेगी कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम जो होगा वो कितना होता है, 180। तो इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं R + R' = तीनों एंगल का सम कर लो, R + R' और प्लस, अब ये वाला एंगल तो हमको दिया नहीं है तो इसको हम लिखेंगे QNR प्लस एंगल QNR = 180 डिग्री। ठीक है, तो हमको पता है R + R', ठीक है, प्लस एंगल QNR = 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम R + R' यहाँ से फाइंड करें तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल QNR। ठीक है, तो देखो बेटा अगर ये वाला जो एंगल हमको एंगल 180 माइनस QNR कर दे तो ये एंगल हमेशा इक्वल होगा किसके, इस वाले एंगल के। क्यों, क्योंकि एक टाइप से देखा जाए तो AQNR, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नोट कर लेना एक लाइन बेटा कि एंगल यहाँ पे देखना कि QN, देखो यहाँ पे QNRA
ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ही अच्छे समझना है बेटा कि तुम्हारा AQNR या कह सकते हैं QNRA, ये एक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो हमने क्वाड्रिलेटरल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है, ये वाले एंगल जो होंगे तुम्हारे, इनका सम हमेशा 180 होता है। क्वाड्रिलेटरल में ये प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है, मतलब डायगोनल एंगल का सम 180 होता है। तो इसको अगर हम डायगोनल बना दें तो समझ लो ये और AN ये डायगोनल एंगल है, तो डायगोनल एंगल का सम कितना होना है, 180। तो अगर डायगोनल एंगल का सम 180 होना है तो इसका मतलब जो QAR जिसको प्रिज्म एंगल कहते हैं, QAR प्लस एंगल QNR इक्वल टू क्या होगा, 180। तो अगर ये तुम्हारा ये प्रॉपर्टी अगर तुम लोगों को पता है, ज्योमेट्रिकल में तुमने ज्योमेट्री वगैरह में पढ़ी होगी, ये प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल के लिए होती है कि ये क्वाड्रिलेटरल देखो तुमको नज़र आ रहा होगा, देखो बेटा QNRA, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होती हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 होगा। तो हमने ये नोट कर लिए। और QAR को ही प्रिज्म एंगल कहते हैं, A प्लस QNR इक्वल टू 180 डिग्री। चूँकि हमको पता है QAR जो है ये प्रिज्म एंगल है, तो इसको A से लिख सकते हैं, हमने बताया, क्योंकि प्रिज्म एंगल क्या होता है, A। तो A प्लस QNR इक्वल टू 180 है, तो A इक्वल टू अगर हम निकालें तो 180 माइनस एंगल QNR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहीं पे देखो 180 माइनस QNR जो है, यहाँ पे हम A लिख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये चीज़ समझते जाना बेटा। अगर तुम लोग बेसिक चीज़ें नहीं भी पता है तुम लोगों को ज्योमेट्रिकल वाली, तब भी बिल्कुल हम बेसिक से ही सारी चीज़ें बता रहे हैं। समझ लो तुमको कुछ नहीं आता है, जीरो से समझ लो समझा रहे हैं, ठीक है। तो अब भी ना समझ पाओ तो कभी नहीं समझ पाओगे। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस QNR। तो 180 माइनस QNR की जगह क्या पुट कर देंगे, A, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट पुट कर। आई होप तुम लोग को इतनी चीज़ QNR के अकॉर्डिंग पता चली कि जो R प्लस R डैश होगा वो A के इक्वल होगा। कैसे, चूँकि पहले तो हमने लगाई ट्राइंगल की प्रॉपर्टी, ठीक है, तीनों एंगल का सम 180, फिर तुरंत R प्लस R डैश को लिख सकते हैं 180 माइनस QNR, इस तरफ माइनस का QNR हो जाएगा। फिर हमने क्या बताया, QNR एंगल हमको पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि QNRA एक क्वाड्रिलेटरल है। और जैसे ही हमको पता है कि QNRA एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब इनके जो ये वाला एंगल का सम होता है, ठीक है, तो इनका 180 होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो A प्लस QNR इक्वल टू 180, और अगर यहाँ से A निकाले तो 180 माइनस QNR, और यहाँ पे हम पुट कर दिया A। अब देखो बेटा, अब ऊपर वाला एक ट्राइंगल लेंगे हम, देखो यहाँ पे QDR, नीचे वाले ट्राइंगल के अकॉर्डिंग तो हमको एक चीज़ मिल गई, R प्लस R डैश इक्वल टू, अभी हम यूज करेंगे इसका। अब हम QDR, जो ट्राइंगल तुम्हारा क्या है, QDR, ये दिख रहा होगा तुम लोगों को, QDR ये ट्राइंगल है। तो इसमें हम यूज कर लेंगे बेटा क्या, यूजिंग एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी, ट्राइंगल की एक एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी होती है, जिसको भी बेटा ना पता हो तो यहाँ पे बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं। अगर मान लो ये ट्राइंगल है तुम्हारा, ठीक है, ABC सपोज़ को एक ट्राइंगल है, और यहाँ पे हमको ये एंगल मान लो थीटा दिया है, ये अल्फ़ा है सपोज़, ये बीटा है, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा एंगल होगा वो इन दोनों के एंगल के सम के इक्वल होगा, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। ये प्रॉपर्टी होती है एक्सटर्नल एंगल की, जिसको भी नहीं पता हो तो ये बेसिक सीख सकता है। अब इसमें भी देखो बेटा, अगर ये ट्राइंगल है तो इसमें देखो एक्सटर्नल एंगल तुमको ये नज़र आ रहा है कि नहीं, डेल एम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेल एम इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे QDR, देखो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा वो इसके और इसके इक्वल होगा, तो मतलब QDR, एंगल QDR प्लस मतलब ये वाले एंगल के, और प्लस DRQ, मतलब इस वाले एंगल के, देखो ये, तो प्लस एंगल DRQ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमको ये एंगल पता नहीं है, दोनों के ही एंगल नहीं पता है ये वाले, लेकिन हम निकाल सकते हैं कैसे। तुमने एक ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हमने बताया होगा ये वाला एंगल जो होता है वो इसके इक्वल होता है, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। तो मान लो अगर ये 30 है तो इसके सामने वाला ये 30, अगर ये 60 है तो इसके सामने वाला ये 60। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो बेटा, हमको पता है ये तुम्हारा आई एंगल है, तो इसका मतलब ये पूरा एंगल आई होगा। अगर ये पूरा आई है और ये वाला हमको एंगल आर पता है,
तो हम चाहें तो अंदर वाला एंगल निकाल सकते हैं टोटल माइनस ये आर वाला एंगल। तो मतलब आई माइनस आर कर दे तो ये एंगल पता चल जाएगा, आई माइनस आर होगा। सबसे पहले हमने इसके अकॉर्डिंग वर्टिकली अपोजिट लगाया तो आई हो गया ये, ठीक है, वीओटी के अकॉर्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे हमको ये आई पता चल गया तो हमको ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि आई इक्वल, देखो अगर हमको ये वाला अंदर वाला एंगल ये निकालना है तो हमको ये पूरा एंगल पता है यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक पता है। तो अगर हमको ये वाला एंगल निकालना है तो इसका मतलब आई माइनस आर कर देंगे, सीधे सीधे आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम जो क्यू डी आर है इसको लिख सकते हैं आई माइनस आर। और हमने बताया इसमें वर्टिकली अपोजिट पहले यूज किया है, और फिर ग्रेटर एंगल से ये स्मॉलेस्ट एंगल अपडेट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें समझ लो ये चीज़ यूज हुई है बेटा। जैसे मान लो ये तुम्हारा है इस टाइप से, मान लो ये अगर पूरा 60 दे दिया जाए, अंदर वाला मान लो दे दिया जाए 20, तो तुम ये नहीं कहोगे कि ये वाला एंगल जो होगा 60 माइनस 20 होगा। वही चीज़ तो इसमें लगाई हमने। जैसे मान लो बेटा यही तो समझा रहे, यही चीज़ समझना है बेटा। अगर मान लो ये पूरा एंगल हमको बता दिया जाए कि ये 60 है, एक एंगल खाली ये बता दिया जाए कि ये वाला जो है 20 है, तो पूछा जाए ये वाला कितना होगा, तो हम यही तो बताएंगे टोटल जो 60 है इसमें से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 40 होगा ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें भी हुई है, और इसमें भी यही चीज़ होगी, क्योंकि हमको ये वाला निकालना है। और ये वाला एंगल निकालने के सबसे पहले हमको पता है ये पूरा एंगल तो आर होगा, पूरा आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। मतलब आर, ये आई डैश है तुम्हारा, तो आई डैश हो जाएगा, क्योंकि ये आई है तो इसका मतलब ये आई डैश हो जाएगा। और जैसे ये आई डैश हो गया वैसे ही ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश। तो मतलब यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं क्या, आई डैश माइनस आर डैश है, तो वैसे ही बिल्कुल ये आई डैश है तो पूरा आई डैश हुआ। और जैसे ये पता है, अंदर वाला पता है, तो ये वाला निकालना है, छोटा वाला ऊपर वाला। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, आई डैश माइनस आर डैश कर देंगे, सीधे सीधे हमको पता चल जाएगा डी आर क्यू एंगल, मतलब अंदर वाला। आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा बेटा। यही दो चीज़ तुमको समझनी थी, बाकी स्नेयर सलाह लगा के सीधे वैल्यू पुट करेंगे, सीधे सीधे भी 2 मिनट में आंसर आ रहा है। तो मेन तुमको यही दो चीज़ समझनी थी जो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, डेल एम इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। तो अगर हम बेटा इंसिडेंट वाले एक साथ अरेंज कर लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आई प्लस आई डैश, इन दोनों को एक साथ अरेंज कर लिया, और इन दोनों में देखो माइनस कॉमन लेके आर, ठीक है, एक साथ अरेंज कर सकते हैं आर प्लस आर डैश। नोट कर सकते हैं ना बेटा। तो अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से हम यहाँ पे आर प्लस आर डैश की जगह ए पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हम देखो क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट, और बाई इक्वेशन फर्स्ट में देखो बेटा क्या करेंगे, डेल एम जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आई प्लस आई डैश, और यहाँ पे आर प्लस आर डैश की वैल्यू हमको पता है किसके, ए के इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल टू माइनस। तो बेटा अब देखो अगर हम ए वाला इस तरफ ले आएँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई प्लस आई डैश इक्वल टू ए, इस तरफ प्लस हो जाएगा डेल एम प्लस ए। आई होप तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे केवल क्या किया है बेटा, सबसे पहले आई और आई को एक साथ अरेंज किया, आई प्लस आई डैश, आर प्लस आर डैश को एक साथ अरेंज किया, और हमने बताया आर प्लस आर डैश की वैल्यू ए पुट हमने निकाली थी अभी ऊपर और नीचे वाले ट्रायंगल से, तो ये पुट कर दिया, फिर ए उस तरफ ले गए, प्लस का हो गया, और तुरंत डेल एम प्लस ए इक्वल टू आई प्लस आई डैश हो गया, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें हमको बेटा यहाँ तक पता चल गई। अब देखो प्रूफ तो 2 मिनट का है, प्रूफ में कुछ नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे ये चीज़ें जैसे ही पता चल गई तो बेटा यहाँ पे हम प्रूफ कर देते हैं, चूँकि जगह बची नहीं है, इतने में तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू एटा प्रिज्म वाला। अब देखो बेटा इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नोट करेंगे हम क्या, फॉर मिनिमम एंगल डेविएशन, क्योंकि मिनिमम एंगल डेविएशन के लिए कह रहा था ना, तो फॉर मिनिमम एंगल, ये यहाँ के बाद बेटा यहाँ पे है, यहाँ के बाद ऊपर तुम्हारा है, ठीक है, फॉर मिनिमम एंगल डेविएशन, ठीक है। तो देखो इसमें होगा क्या बेटा, सबसे पहली बात तो मिनिमम एंगल डेविएशन के लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो इंसिडेंट एंगल होगा वो इमर्जेंट एंगल के इंसिडेंट एंगल के इक्वल होगा। ये कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, आई इक्वल टू आई डैश, मतलब ये आई वाला आई डैश के इक्वल होगा, और ये आर वाला जो बताया था अभी हमने वो इस आर डैश के इक्वल होगा। तो आई इक्वल टू आई डैश, आर इक्वल टू आर डैश, ठीक है। और डेल जो तुम्हारा अभी आया है उसको लिख सकते हैं डेल एम, ठीक है, हमने पहले ही एम लगा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो देखो बेटा क्या करेंगे, किस में पुट कर देंगे, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम क्या पुट करें, अगर आई है तो आई डैश, आर है तो आर डैश, डेल है तो डेल एम। तो इक्वेशन फर्स्ट में बेटा देखो अगर हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन वाई फर्स्ट से अकॉर्डिंग, आर प्लस आर डैश क्या दिया है, ए,
तो यहाँ पे हमने क्या बताया, आर डैश इक्वल टू आर लिख सकते हैं ना, तो आर प्लस आर लिख सकते हैं, यहाँ पे ए हो जाएगा, तो आर प्लस आर हो जाएगा 2r इक्वल टू ए, तो मतलब r इक्वल टू हो जाएगा a/2। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो r इक्वल टू क्या आया, a/2। ठीक, तो उसके बाद देखना बेटा, जैसे ही r इक्वल टू a/2 आ गया मतलब हमको रिफ्रैक्टेड एंगल पता चल गया। अब दूसरा देखो बेटा क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे i डैश जो दिया है i पुट कर दो। ठीक, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या आएगा, इस वाले में पुट कर रहे हैं बेटा, डेल m प्लस a इक्वल टू i प्लस i डैश की जगह i हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 2i इक्वल टू डेल m प्लस a। तो i अगर निकालें तो बेटा क्या हो जाएगा, डेल m प्लस a/2। ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो हमको r पता चल गया, i पता चल गया इक्वेशन फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग, और जैसे ही पता चला तुरंत स्नेल्स लॉ लगाओ, जो प्रूफ करना था समझ लो हम लोगों की प्रूफ क्या हो गई, कंप्लीट। अब तुरंत यहाँ पे यूज कर देंगे सीधे सीधे क्या, बाई स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ तुम सब लोगों को पता होगा, इसी को कहते हैं क्या, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ही तो कहते हैं स्नेल्स लॉ। और तुम लोगों ने पढ़ा है n इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्नेल्स लॉ में तुम लोगों ने क्या पढ़ा है, n इक्वल टू साइन i बाई साइन r, ये पढ़ा है। अब कुछ नहीं करना है, i की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, बस प्रूफ हो गया। सीधे सीधे प्रूफ तुम्हारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या करेंगे, n इक्वल टू साइन i की वैल्यू देखो बेटा हम लोग लाए थे डेल m प्लस a/2, ये एंगल में आ जाएगा साइन के, और ये साइन r जो था यहाँ पे हो जाएगा साइन r की जगह पे हम लोग a/2 पुट किया है, तो ये हो गया a/2। तो मतलब हम लोगों का यही चीज़ प्रूफ करनी थी। ठीक है, और ये चीज़ प्रूफ हो गई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है प्रिज्म का, वो क्या होता है, n इक्वल टू साइन डेल m प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को बहुत ही ईजिली से समझ में आया होगा कि रिफ्रैक्शन थ्रू एट अ प्रिज्म हम कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे इसका डायग्राम है, बिल्कुल बेसिक से बताई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो हम लोग का मूल मोटिव है कि डायग्राम क्लियर बनाना, और जैसे ही डायग्राम क्लियर होगा तुरंत ही हम क्या करेंगे, r प्लस r डैश मतलब निकाल लेंगे a, ये हमने ज्योमेट्रिकली प्रूफ किया है नीचे वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो बेटा क्या किया है, हमने यूज किया है ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी जो बताई थी हमने। ठीक है, और जैसे एक्सटर्नल एंगल प्रॉपर्टी हमने यूज की, ठीक है, तो ये हमको मिला रिजल्ट। और उसके बाद ये वाला एंगल निकालने के लिए हमने पहले टोटल एंगल निकाला और माइनस कर दिया उसके नीचे वाले एंगल से, तो ऊपर वाला QDR पता चल गया i माइनस r। इसी टाइप से सिमिलरली DRQ पता चल गया i डैश माइनस r डैश, वैल्यू पुट कर दी, i और i वाले को एक साथ अरेंज किया, r डैश को एक साथ, फिर हमको पता है r प्लस r डैश हमने a प्रूफ किया था। ठीक है, ऊपर वाले नीचे वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ a पुट कर दिया, और ये a माइनस का है तो इस तरफ प्लस का हो गया। दो चीज़ें हमको पता चल गई, ये इक्वेशन 2 सपोज मिल गई थी तुम्हारी। उसके बाद सीधे सीधे हमने क्या लगाई, फॉर मिनिमम एंगल डेविएशन की प्रॉपर्टी। ये दो चीज़ें ही तुमको निकालना है मेन। ठीक है, ये दो चीज़ निकालने के बाद सीधे फॉर मिनिमम एंगल प्रॉपर्टी लगा दिया, जिसमें i की वैल्यू i डैश के इक्वल होती है, r की r डैश के, और डेल की डेल m के। तो यहाँ पे पुट करेंगे जैसे ही इक्वेशन फर्स्ट में r इक्वल टू a/2 आ जाएगा, इक्वेशन 2 में जैसे ही i की जगह i डैश पुट करेंगे हम, तो i की वैल्यू डेल m प्लस a/2 आ जाएगी। तुरंत ही हमने क्या लगा दिया बेटा, स्नेल्स लॉ लगा दिया यहाँ पे, और जैसे ही स्नेल्स लॉ लगाएंगे n इक्वल टू साइन i बाई साइन r होता है, इसीलिए i निकाल लेंगे, r निकाल लेंगे। तो साइन i का मतलब डेल m प्लस a/2, और r का मतलब तुम्हारा क्या है, a/2। तो तुम्हारा प्रूफ हो गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2 ये होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम अभी इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी बना देंगे जिसमें तुम लोग 1 मिनट में सीख लोगे। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट था तुम्हारा, क्योंकि इसमें अगर हम एक एक चीज़ क्लियर नहीं करते तो तुम क्या करते, यही चीज़ रट लेते। लेकिन हमने इसमें जो भी चीज़ें आई हैं छोटी से छोटी चीज़, उसको हमने ब्रीफली डिस्कस किया है कि जिससे तुम लोगों को ये प्रूफ बहुत ही ईजिली समझ में आ जाए। अगर एक बार समझ में आ गई, ठीक है, तो ये तुम आसानी से कर सकते हो और प्रूफ भी हो जाएगी आसानी से तुम्हारी। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे रे ऑप्टिक्स का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से एक था। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नमस्कार, जय हिंद।